टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। क्लास 11 का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स के दिए गए 3 लॉज के बारे में, जिनको हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, या फिर अदर नेम में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एज अ लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन सेकेंड लॉ एज अ लॉ ऑफ फोर्स एंड न्यूटन थर्ड लॉ एज अ लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन स्टडी करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पर हम कि न्यूटन ने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए किस तरीके से अपने लॉज को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, किस तरह के टर्म्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एज अ इंट्रोडक्टरी फॉर द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेसिकली बेस्ड ऑन द इनर्शिया पर। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया। और जैसा कि आप और मैं इनर्शिया के बारे में अच्छे से जानते हैं, क्या होता है इनर्शिया, तो इनर्शिया की बात थी। इनर्शिया इज द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मास बॉडी। मास बॉडी यहाँ कहना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मास है तभी इनर्शिया है, अगर मास नहीं होगा तो इनर्शिया भी नहीं होगा। सो द इनर्शिया इज इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनी मास बॉडी बाय विच इट वांट टू दैट मीन्स वो चाहती है केवल, इट वांट टू रिमेन इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। दैट मीन्स कोई भी मास बॉडी जिसके पास मास है, वो जिस भी स्टेट में है, जैसे भी है, रेस्ट में है या मोशन में है या मोशन में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो जिस भी स्टेट में है वो बाय द इनर्शिया उसी को फॉलो करना चाहती है, वो उसे चेंज करना नहीं चाहती। अब ये जो चाहती है, दैट मीन्स जो उसकी डिजायर है, उसको हम यहाँ पर उसका इनर्शिया बोल रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जैसा वो चाहती है वैसा ही रहेगा, क्योंकि इस यूनिवर्स में जहाँ पर भी फोर्स आता है वो स्टेट चेंज करने की कोशिश करता है। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ है ये कंप्लीटली इनर्शिया पर बेस्ड है, और ये बताया गया है कि इनर्शिया क्या सफ़र करता है अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। दैट मीन्स इनर्शिया पर फोर्स का क्या इफेक्ट होता है, दैट मीन्स क्या कोई फोर्स इनर्शिया को, दैट मीन्स जो एक रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है स्टेट ऑफ सिस्टम की वजह से कि सिस्टम किसी स्टेट में है, मोशन में है या रेस्ट में है, उस स्टेट को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड है, ऐसा लॉ ऑफ इनर्शिया, दैट मीन्स न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में एक्सप्लेन किया गया। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट वाइज, सो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अभी मैं एज अ इंट्रोडक्टरी देखेंगे तीनों लॉज के बारे में। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if a body is in the state of rest or motion, then it will remain in its original state until or unless there is no external force applied on। तो इनर्शिया का काम क्या था, इनर्शिया का काम था यहाँ पर बॉडी को उसकी ओरिजिनल स्टेट में बनाए रखना, मतलब वो चाहता है कि बॉडी उस स्टेट में बनी रहे। बट एक्सटर्नल फोर्स क्या कर सकता है, एक्सटर्नल फोर्स के पास ये टेंडेंसी है कि वो उस इनर्शिया के अगेंस्ट में जाकर बॉडी का स्टेट चेंज कर सकता है। दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट में थी तो एक्सटर्नल फोर्स को मोशन में ला सकता है, पर अगर कोई बॉडी मोशन में है तो एक्सटर्नल फोर्स उसे रेस्ट में ला सकता है, और अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है। दैट मीन्स कि रेस्ट की स्टेट को मोशन में, मोशन की स्टेट को रेस्ट में, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसकी डायरेक्शन तक को हम बाय द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर सकते हैं। ऐसा हमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में बताया गया। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली
If a body is in the state of rest or motion, then it will remain in its original state until or unless there is no external force applied on it. That means अगर कहीं से भी एक्सटर्नल फोर्स लग गया तो वो स्टेट चेंज हो जाएगी, जब तक नहीं लग रहा है तब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में ही बना रहेगा। ये था हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लॉ ऑफ इनर्शिया में बेस्ड कई सारे एग्जांपल्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं सबसे बेसिक की बात करूं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर एक ग्लास के ऊपर किसी कार्ड को रख दें आप, और उस कार्ड के ऊपर अगर एक कॉइन रख दें आप, तो अगर आपने रैंडमली बहुत ही शॉर्ट टाइम इंटरवल में अगर उस कार्ड को रैपिडली रिमूव किया जो कि आपने ग्लास के ऊपर रखा हुआ था, तो क्या होगा, बाय द इनर्शिया वो कॉइन जो कार्ड के ऊपर रखा था वो अपनी पोजीशन पे ही रह जाता है, वो कार्ड के साथ मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जब वो कार्ड रैपिडली वहां से रिमूव हो गया तो कॉइन उस समय फॉर अ शॉर्ट टाइम इंटरवल एयर में ही रह जाता है बाय द इनर्शिया, और फिर बाय द ग्रेविटी वो ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो ये था एक लॉ ऑफ इनर्शिया का एग्जाम्पल। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आप किसी कारपेट या किसी मैट्रेसेस को बाय द बैम्बू स्टिक हिट करते हैं तो उसमें लाई करने वाले छोटे छोटे पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो बाय द इनर्शिया अपनी ही पोजीशन पर रह जाते हैं, जबकि मैट्रेसेस और कारपेट्स अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो जो डस्ट पार्टिकल है उससे रिमूव हो जाती है। इस तरीके के बहुत सारे लाइव एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, जिसके थ्रू आप लॉ ऑफ इनर्शिया को बहुत ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक अनदर एग्जाम्पल ले लूँ कि अगर आप किसी बस में चल रहे हो, बस सडनली क्या करती है, ब्रेक अप्लाई करती है, तो होता क्या है बेटा, आपका इनर्शिया था आपके मोशन में, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ झटका लेते हो। तो अगर बात करूँ यहाँ पर हम मोशन के लिए, तो यहाँ पर बात करते वक्त हम देख रहे हैं कि वो बस जिसमें हमने ब्रेक अप्लाई किया, क्या अप्लाई किया, ब्रेक, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके उस बस को इनर्शिया के अगेंस्ट में रोक दिया, तो ये हो गया लॉ ऑफ इनर्शिया। दैट मीन्स जब हमने फोर्स लगाया तो उसकी स्टेट चेंज हो गई। मगर आपके साथ क्या हुआ, क्योंकि आप पर हमने फोर्स नहीं लगाया, हमने उस सिस्टम में फोर्स लगाया जिसमें आप थे, बट क्योंकि सिस्टम के साथ साथ आप भी मोशन में आ चुके थे, बट आप पर कोई ब्रेक नहीं अप्लाई किया, जिसकी वजह से आप एक ब्रेक की वजह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में शॉक बियर करते हैं, शॉक फील करते हैं। यही होता है अगर आप ऑल ऑफ सडन हम फोर्स लगा करके व्हीकल को स्टार्ट करते हैं, तो व्हीकल आगे बढ़ता है और आपको एक बैकवर्ड शॉक फील होता है। वजह यही थी कि मैंने वहाँ पर भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी रेस्ट को मोशन में चेंज कर लिया, मगर आपको नहीं, जिसकी वजह से आपने वो फोर्स फील किया। बट उस व्हीकल के साथ क्या हुआ, लॉ ऑफ इनर्शिया के बेसिस में एक्सटर्नल फोर्स लगाकर स्टेट में चेंज हो गया। तो ये कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पर हम लॉ ऑफ इनर्शिया को समझ सकते हैं। एक अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहा कि कोई ग्लास है, अब ग्लास में अगर आप कोई स्टोन हिट करेंगे तो क्या होगा, तो जब आप किसी ग्लास में कोई स्टोन हिट करते हैं, किसी ग्लास की वॉल थी, ग्लास का सरफेस था, उसमें आपने एक स्टोन से हिट किया, तो स्टोन से हिट करते ही ग्लास पूरी तरीके से ब्रेक हो जाता है। बट अगर उसी ग्लास सरफेस से आप बहुत रैपिडली कोई बुलेट फायर करते हैं फ्रॉम द गन, देन व्हाट विल हैपन, हम देखते हैं कि वो बुलेट उस ग्लास में एक छोटा सा पेनिट्रेशन करते हुए, छोटा सा क्रॉस सेक्शन एरिया का पेनिट्रेशन करते हुए उस ग्लास को पेनिट्रेट करके निकल जाती है, और ग्लास बाकी का बाकी एज इट इज रह जाता है, वो ब्रेक नहीं होता नंबर ऑफ टाइम्स। सो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया। तो लॉ ऑफ इनर्शिया में क्या हुआ कि जब हमने उस बुलेट के थ्रू फोर्स लगाया था, तो इतना रैंडम लगाया था कि जिस पोर्शन में ग्लास के हमने फोर्स अप्लाई किया था केवल उतना पोर्शन वहाँ से पेनिट्रेट होकर रिमूव हो गया, बाकी होल ग्लास बाय द लॉ ऑफ इनर्शिया क्योंकि वो रेस्ट में था तो वो रेस्ट में रह गया। जहाँ पर फोर्स नहीं लगा वहाँ पर वो इतना रैंडम एक्टिवेट नहीं हो पाया, वो वैसा का वैसा ही बना रह गया। बट जहाँ पर आपने ऑल ऑफ सडन फोर्स लगाया वहाँ पर वो डिफॉर्म हो गया, वहाँ से वो पेनिट्रेट करके निकल गया। इस वजह से ये इंसिडेंट होता है। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे लॉ ऑफ इनर्शिया के। अब लॉ ऑफ इनर्शिया इतना ही था, बहुत हाई फाई नहीं है। एज इंट्रोडक्टरी बात करें तो खत्म हो गया यहाँ पे लॉ ऑफ इनर्शिया। इससे ज़्यादा लॉ ऑफ इनर्शिया में हम और बात कर भी नहीं सकते। देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स जिनमें हम लॉ ऑफ इनर्शिया को समझ सकते हैं, उसके बारे में और भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ की। अभी क्या केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अदरवाइज जब हम लोग इसको एलेबरेट करेंगे तो न्यूटन फर्स्ट लॉ के बाद हमारे पास पहला टॉपिक आएगा लीनियर मोमेंटम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लीनियर मोमेंटम। मैं बोलूँगा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगर आया है तो केवल लीनियर मोमेंटम की वजह से। अगर हम लीनियर मोमेंटम की बात ना करें तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बात हम नहीं कर सकते।
तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इंट्रोड्यूस ही नहीं हो सकता विदाउट द हेल्प ऑफ द टर्म लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम वर्ड इंट्रोड्यूस किया गया है, ये फॉर्मूला जनरेट किया गया है फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, दैट मीन्स फोर्स। मतलब फोर्स की बात करने से पहले हमें बात करनी पड़ेगी इसकी लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम ही वो टर्म है जो फोर्स इंट्रोड्यूस करता है, अदरवाइज फोर्स के बारे में हम कोई बात नहीं कर सकते। जरा बात करते पहले न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट की, देन आपको बताऊंगा कि कैसे लीनियर मोमेंटम इसमें यहाँ पे मेजर रोल प्ले कर रहा है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस बारे में कि हमने क्या किया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का पहले स्टेटमेंट दिया, तो क्या होता है स्टेटमेंट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का? So, according to Newton's सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, बेटा आज की क्लास केवल इंट्रोडक्टरी है, इसकी डेरिवेशंस, इसके जो बीच के टर्म्स हैं उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके टॉपिक उठाएंगे और इलैबोरेट करेंगे। अभी अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, द रेट ऑफ change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on that means कि जो उन्होंने बोला है उसको अगर हम यहाँ पे मैथमेटिकली शो करना चाहें तो हो जाएगा फोर्स F is directly proportional to dP by dt. That force is directly proportional to rate of change of linear momentum. बाई डिफॉल्ट जब प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको हम लिख सकते हैं 1। तो ये F इज इक्वल टू आ जाता है dP by dt। केवल इंट्रोडक्शन दे रहे हैं इसलिए बात डायरेक्टली करिए, अदरवाइज जब इसको डिराइव करेंगे तो इसके बारे में बहुत सारी बात करेंगे, क्योंकि इसमें बेटा बहुत सारे एक्सप्रेशन और भी इंटरमीडिएट स्टेज में डिराइव होंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, वो उसके बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, क्योंकि वहाँ पर हम आपको कांस्टेंट मास के साथ मतलब मास जब यूनिफॉर्म रखेंगे और एक बार वेरिएबल मास के साथ, दोनों के साथ ही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो उसके लिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए, ये डेरिवेशन नहीं, ये इंट्रोडक्शन है केवल। तो यहाँ पर हमने बात क्या करी है, यहाँ बताया है कि सेकंड लॉ में क्या बोला गया है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दैट मींस किसी सिस्टम में जो लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स होता है वो एक्सटर्नल फोर्स उस सिस्टम में होने वाले लीनियर मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम के इक्वल होता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स। इवन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाता है, जस्ट इक्वल आ जाता है। दैट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट। अब जो मैं बात कर रहा हूँ बार बार किसकी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो मैंने भी बताया था कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए लीनियर मोमेंटम टर्म इंट्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी था। अब मेरा क्वेश्चन आता है क्यों न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को एक्सप्लेन करने के लिए लीनियर मोमेंटम जैसे टर्म की रिक्वायरमेंट पड़ी, कहाँ से आया? तो बेटा थोड़ा बारीकी से समझिएगा इस बात को। लीनियर मोमेंटम बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इवन ये अगर आप बुक वगैरह में स्टडी करेंगे तो ये 15 से 20 लाइन के बीच में एक्सप्लेन होता है, और इसको एक्सप्लेन करने में, बताने में भी मुश्किल से 2 से 3 मिनट लगते हैं। क्या अगर हम बताना चाहें कि व्हाट इज लीनियर मोमेंटम, सो वी कैन से दैट लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड वेलोसिटी। दैट मीन्स जब कोई बॉडी जिसका मास m है v वेलोसिटी से मूव करता है तो वो अपना लीनियर मोमेंटम ऑफर करता है m into v, मतलब प्रोडक्ट ऑफ मास and velocity, and it is denoted by capital P. So capital P, that is a vector quantity linear momentum which is equal to m into v. तो ये है linear momentum, P is equal to m into v. तो बेटा ये था सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ऑफ linear momentum जिसके बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा एज यूजुअल। वजह ये है बेटा क्योंकि ये तो केवल फॉर्मूले का एक्सप्लेनेशन है,
अगर आप फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम ये है, बट अगर आप कंसेप्ट के समझने की बात कर रहे हैं कि क्या है लीनियर मोमेंटम, क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, हम बात करेंगे कि व्हाई वी जनरेट अ फॉर्मूला विच हैव प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। हमने क्यों ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया जिसमें मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट ले रखा है। तो बेटा इस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करने की वजह ये थी कि इस फॉर्मूले के थ्रू हम फोर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि अगर हम मास और वेलोसिटी एक साथ इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फोर्स कभी भी इंट्रोड्यूस हो ही नहीं सकता, फोर्स कभी जनरेट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जांपल मैं छोटा सा एग्जांपल लूँगा, आप दिमाग में थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि इस यूनिवर्स में सबसे तेज चलने वाली चीज़ क्या है, वो क्या है जो सबसे तेज चलता है अभी तक, जो हमारे लिए वेल नोन है, तो बेटा आप सब कहेंगे वो है लाइट। The speed of light is fastest till now which we know। जो हमें पता है उसके अकॉर्डिंगली अभी तक स्पीड ऑफ लाइट को सबसे तेज माना गया है। कितना होता है सभी को मालूम है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब आप सोचिए लाइट कैसे चलती है, लाइट चलती है एनर्जी के छोटे छोटे बंडल्स के फॉर्म में जिसे हम लोग फोटॉन्स। अब सोचिए ये जो लाइट के पार्टिकल्स, फोटॉन पार्टिकल्स, एनर्जी बंडल्स हैं, ये जो यूनिवर्स की सबसे स्पीड से चलने वाली चीज़ है, उस स्पीड से चलने के बावजूद हमसे, आपसे, हमारे सराउंडिंग की वॉल से लगातार कोलाइड कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। दैट मीन्स अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ तो मैं तभी दिखाई दूंगा जब हम पर लाइट पड़ रही होगी, और जब वो लाइट मुझसे टकराने के बाद आपकी आइज पर जा रही होगी। दैट मीन्स लाइट मुझसे टकरा रही होगी तभी तो रिफ्लेक्ट होकर आप पास जा रही होगी, तब मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। तो अगर मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ इसका मतलब यह है कि लाइट के फोटॉन्स मुझसे लगातार कोलिजन कर रहे हैं। अब अगर लाइट के फोटॉन्स पार्टिकल मुझसे लगातार कोलिजन कर रहे हैं, जो कि वर्ल्ड की, यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट स्पीड से चल रहे हैं, हाईएस्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं, मुझसे टकराने के बाद मुझे हिट नहीं कर पा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे कि आप पर भी लाइट पड़ रही है लगातार, बट आपको हिटिंग का फील नहीं आ रहा है, आपको नहीं पता चल रहा है कि आपको कोई चीज़ हिट कर रही है, जबकि वो चीज़ आपको दुनिया की सबसे तेज स्पीड से हिट कर रही है। तो क्यों नहीं पता चल रहा है, क्यों उसका फोर्स आपको फील नहीं हुआ? इतनी स्पीड चलने के बावजूद जरा सा पेनिट्रेशन नहीं आया, जरा सा पिंच नहीं हुआ, जरा सा कुछ नहीं, एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोई लाइट पार्टिकल जो कि इतनी तेज स्पीड से आगे आपसे हिट कर रहा है और वो हर्ट नहीं कर रहा। तो मेरा क्वेश्चन ये आया, ऐसा क्या था, ऐसा क्या था कि आपको उसका फोर्स नहीं लगा? वजह थी कि उसके पास यूनिवर्स की सबसे हाईएस्ट स्पीड थी मगर मास नहीं था। उसके पास मास नहीं था, केवल वेलोसिटी थी, जिसकी वजह से उसकी हिटिंग का इम्पैक्ट नहीं पड़ा, आपको वो हर्ट नहीं हुआ, आपको फोर्स फील नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास मास नहीं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ और सोचते हैं, मैंने कहा आपके सामने एक ट्रेन है, इन द रेलवे ट्रैक एक ट्रेन है जिसका मास जो है वो 1000 टन है। फॉर एग्जाम्पल जितना भी हो, मैंने एक सेट कर लिया एग्जाम्पल कि 1000 टन उसका मास था, आपके सामने रेलवे ट्रैक में वो खड़ी है। अब बताइए कितना इम्पैक्ट ऑफ फोर्स उसने आप पर डाला? बहुत ध्यान समझिएगा, वो केवल खड़ी है, वो चल नहीं रही है आपकी तरफ, वो आपको हिट नहीं कर रही है आके। दैट मीन्स क्या हर्टिंग के चांसेस है? जीरो, मतलब कोई फोर्स नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो इतने मास के साथ आपके सामने खड़ी है। इतना ज़्यादा मास होने के बावजूद भी वो आप पर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, उसके पास वेलोसिटी नहीं है। दैट मीन्स जब उसके पास मास है, वेलोसिटी नहीं है, तो भी उसका फोर्स ऑफ इम्पैक्ट नहीं आया। और फोटॉन के साथ वेलोसिटी है, यूनिवर्स से सबसे हाईएस्ट, बट मास नहीं है, तो भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स नहीं। दैट मीन्स यहाँ से हमारे दिमाग में एक चीज़ स्ट्राइक हुई कि अगर हमें फोर्स इंट्रोड्यूस करना है तो हमें इन दोनों टर्म को एक साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करना पड़ेगा। दैट मीन्स हमें सिस्टम में मास और वेलोसिटी एक साथ इंट्रोड्यूस करनी होगी। अब सोचिए कि मैंने कहा वो जो 1000 टन की ट्रेन थी, वो 1000 टन की ट्रेन को हम थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी, ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी, मैंने उसको केवल 50 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज़्यादा दे दिया मुझे लग रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर दे दीजिए स्पीड, और बस आपको रेलवे ट्रैक में बांध दिया जाए। अब अगर वो ट्रेन आपके पास आ रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, जिसका मास 1000 टन था, वो अगर आपसे होकर गुजरेगी
तो इतनी कम स्पीड होने के बावजूद भी इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इतना हो जाएगा कि आपका वजूद जो था वो खतरे में आ जाएगा। दैट मीन्स आप है से थे में चले जाएंगे कि अब आपको वो फोर्स का इम्पैक्ट कितना हुआ है ये बताने का भी समय नहीं मिला। क्या किया हमने, इतने सारे मास को थोड़ी सी वेलोसिटी दे दी। दैट मीन्स एट अ टाइम मास और वेलोसिटी दोनों ऑक्यूपाई हो गए, फोर्स का इम्पैक्ट आ गया। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने जो फोटॉन का एग्जांपल लिया था उसमें क्या था, हाईएस्ट स्पीड थी 320 मीटर पर सेकेंड। अब सोचिए कि अगर हम वहाँ पर फोटॉन की जगह कोई एक ऐसा पार्टिकल ले लें जिसके पास थोड़ा सा मास, इससे अगर उसकी वेलोसिटी थोड़ी कम कर ले, मैंने बुलेट ले लिया, अब बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, बुलेट का मास कितना, बहुत थोड़ा सा 20 ग्राम्स, 10 ग्राम्स, 15 ग्राम्स, 20 ग्राम्स, 25 ग्राम्स, इतना छोटा सा मास। वेलोसिटी भी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं दी, मैंने कहा केवल 310 बहुत ज़्यादा है, मैंने कहा बहुत थोड़ी सी, मैंने 400 मीटर पर सेकेंड दे दी। इवन वो भी बहुत ज़्यादा है, 250 मीटर पर सेकेंड दे देंगे, इतने से ही व्यवस्था हो जाएगी भाई साहब। अगर 250 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलने वाली वो 20 ग्राम की बुलेट आपसे होकर गुजर गई, दैट मीन्स आप पेनिट्रेट कर गई, तो फिर से जो इम्पैक्ट ऑफ हर्टिंग हुआ, इम्पैक्ट ऑफ फोर्स होगा आपकी बॉडी पर वो इतना ज़्यादा हो जाएगा कि पता नहीं उसके बाद आप बता भी पाएंगे कि फोर्स का इम्पैक्ट कितना है। हमने अभी भी मास बहुत थोड़ा सा दिया, बट क्या हो गया, अब सिस्टम के पास मास और वेलोसिटी दोनों साइमल्टेनियसली आ गई। दैट मीन्स जब जब मास और वेलोसिटी सिस्टम में एक साथ आ रही, साइमल्टेनियसली आ रही है, तब तब सिस्टम में फोर्स आ रहा है, मतलब इम्पैक्ट ऑफ फोर्स हमें फील हो रहा है, मिल रहा है। दैट मीन्स फोर्स को अगर इंट्रोड्यूस करना है तो हमें मास और वेलोसिटी साइमल्टेनियसली चाहिए, जिसमें टाइम के रिस्पेक्टिव वेरिएशन हो, तब जाके हम बताएंगे कि फोर्स आया। सो दैट इज व्हाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या कहा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑलवेज गिव्स फोर्स। तो अगर फोर्स बताना है तो लीनियर मोमेंटम इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम जैसे टर्म को हमें यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लीनियर मोमेंटम जो कि मास इनटू वेलोसिटी इतना छोटा सा टर्म होता है वो क्यों होता है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये अब आपको समझ में आएगा। आपने यूज तो P = m/v क्लास 9th में भी किया होगा, मगर क्लास 11th में भी अगर आपने वही यूज किया बिना समझे तो दैट मीन्स आप फिजिक्स के कंसेप्ट पर नहीं जा पाए। अगर फिजिक्स के कंसेप्ट में जाना है दैट मीन्स आपको ये समझना होगा कि वो क्या है, कैसे है और क्यों है। तो क्या था, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैसे आया, फोर्स की वजह से आया। क्यों आया, फोर्स के कॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर हम m/v नहीं कर रहे हैं तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स नहीं आ रहा है। इन दोनों में से कोई भी एक आइडेंटिटी अगर यहाँ से स्किप होगी तो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स कभी भी इंट्रोड्यूस नहीं। सो ये था आपका न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब बात करेंगे हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के इंट्रोडक्शन के लिए। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसको हम लोग लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन भी बोलते हैं। एक्शन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, बेटा समवेयर तो मुझे ऐसा फील होता है कि ये फिजिक्स नहीं है, कोई प्रवचन चल रहे हैं जो हमें जीवन की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन की, तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है जैसा आप करोगे वैसा आप भरोगे। सॉरी, मतलब ये आपको बता रहा है कि जैसी करनी, अरे सॉरी क्या निकल रहा है बार बार। एक्शन रिएक्शन का मीन्स क्या हो रहा है, जैसा फोर्स वैसा रिएक्शनरी फोर्स, मतलब वही हो गया ना, जैसा करो वैसा भरो, यही तो है एक्शन रिएक्शन। तो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको जीवन के सार से जोड़ रहा है। अरे क्या, ये तो प्रवचन चालू हो गया। सो बाय डिफॉल्ट मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, बट ये फैक्ट है, ये बता रहा है कि द एवरी एक्शन इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। सो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पर हम एक्सप्लेन करेंगे। अकॉर्डिंग टू Newton's third law of motion, the पहली necessary condition for third law, we must have two bodies. अगर हमारे पास दो बॉडीज नहीं है तो एक्शन रिएक्शन कभी नहीं लग सकता। फॉर अ सिंगल बॉडी ये एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि रिएक्शन मिलने के लिए हमारे पास नेक्स्ट मेंबर होना जरूरी है, तभी किसी एक्शन का रिएक्शन मिलेगा। सो सबसे पहले हम ये जरूर बोलेंगे कि ये चीज मिस कर देते हैं, इन बिटवीन
the two bodies. The action exerted by one is always equal and opposite to reaction exerted by the next body या second body. That means the force on one due to two is always equal to and opposite to the force on two due to. ये है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. ये भी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है. इन सब के डेरिवेशंस के बारे में बात करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. आज मैंने आपको इसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन विद द इंट्रोडक्शन दे दिया. अब इनका जो कैलकुलेशन है, जो इनका डेरिवेशन है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. आज के लिए इतना ही. आई होप कि आपने क्लास एंजॉय करी होगी. आज के लिए धन्यवाद. थैंक यू क्लास.